चलिए, पहले आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएं। सर मैंने बीटेक बांकुड़ा नैनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इसी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट वेस्ट बंगाल बांकुड़ा से किया। अच्छा, और इसके बाद कब किया आपने ये? 2016 में मैंने किया सर। 2016 से अब तक आप क्या कर रहे थे? सर 2016 के बाद मेरे ही डिपार्टमेंट का एग्जाम था बीएसएनएल का, तो मैंने 2-3 महीने उसकी तैयारी की। फिर मेरा जब रिजल्ट नहीं हुआ फिर मैंने बीपीएससी में आने का सोचा। अच्छा, तो बीपीएससी में आने का आपने कैसे सोचा? सर मेरे जैसा सर बीटेक के दौरान ही मेरा जो है अपने सब्जेक्ट के अलावा जो है इस क्षेत्र में प्रशासनिक क्षेत्रों में और का मेरा ज़्यादा ही ध्यान था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आगे कैसे। थोड़ा आवाज़ को लाउड करो, आवाज़ थोड़ी कम आ रही, नज़दीक ला के बोलो। यस सर। तो आपने यस सर। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लिया? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। तो आप तो टेक्नोक्रेट हो, तो फिर आपने क्यों नहीं रखा? वो भी तो विषय था आपका, तो आप यस सर। रख सकते सर जब मैं बीपीएससी का फॉर्म फिलअप कर रहा था तो उस वक्त मेरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट बीपीएससी का सब्जेक्ट लिस्ट में नहीं था। अच्छा। और मुझे कोई और दूसरा सब्जेक्ट चाहिए ही था, और चूंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा साइंटिफिक भी था तो इसलिए मैं ऐसे सब्जेक्ट को रहना चाहता था कि जो थोड़ा साइंटिफिक भी हो और साथ ही मेरा क्षेत्र थोड़ा कला के क्षेत्र में भी ज़्यादा था, तो ज्योग्राफी में दोनों सब्जेक्ट का मुझे नॉलेज मिल जाता है, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को ऑप्ट किया। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। अच्छा, क्रिकेट है। अच्छा, ये बताओ, पहले मैं ज्योग्राफी से शुरू करता हूँ। ब्रह्मांड के संदर्भ में जो कॉस्मिक थ्योरी है उसमें जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट आते हैं। ये जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है? सर जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और हेलियोसेंट्रिक में जो सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। इन दोनों थ्योरी को दिया किसने? सर सूर्य का सिद्धांत शायद कोपरनिकस ने दिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बिग बैंग थ्योरी बड़ा चर्चा में रहता है, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? सर बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड के विस्तार से संबंधित है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड का जो है वो लगातार विस्तार हो रहा है। अच्छा, और हिग्स बोसोन थ्योरी क्या है बेटा? सॉरी सर आपकी आवाज। हिग्स बोसोन थ्योरी क्या है? सॉरी फिर से सर। हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन सर एक पार्टिकल है, और ये हिग्स बोसोन एक पार्टिकल है, और सर ज्यादा काफी ध्यान नहीं आ रहा है, सॉरी सर। ये गॉड पार्टिकल क्या होता है? पार्टिकल बोला आपने, गॉड पार्टिकल का नाम सुना है? हाँ सर, गॉड पार्टिकल्स को ही हिग्स बोसोन बोला जाता है। तो ये क्या होता है ये गॉड पार्टिकल? सॉरी सर अभी आती है। अच्छा, सुपर मून आज चर्चा में रहता हमेशा जो है ग्रहण में, ये सुपर मून क्या कहलाता? यस सर। सर सुपर मून में यह होता है ना कि जब चंद्रमा जो है मतलब कि उसका आकार में लगभग 40% मतलब थोड़ा ज्यादा बड़ा हो, और जो रोशनी उससे जो प्राप्त होती है वो 40% ज्यादा प्राप्त होती है, उसे सुपर मून बोला जाता है। और इससे पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी जो होती है इस दौरान काफी कम होती है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगा था, टोटल स्क्रिप्ट था वो ये का पूर्ण सूर्य ग्रहण की परिघटना। यस सर। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है तो सन का कौन सा लेयर हमको दिखाई पड़ता? हेलो। हाँ, आपकी वीडियो चली गई। यस सर बोलिए। कह रहा जो सन का कौन सा लेयर आपको दिखाई पड़ता है जब सन इक्लिप्स होता है?
जब पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का बाहरी आवरण हमें दिखाई देता है सर। क्या कहते हैं उसको? सर सूर्य के बाहरी आवरण को कोरोना कहा जाता है। कोरोना कहते हैं। आप देखिए, एक कोरोना वो था, एक कोरोना तो ये भी है। इसको कोरोना क्यों कहते हैं? कोविड-19 को कोरोना वायरस क्यों कहते हैं? सर जब कोविड-19 के वायरस की जब वैज्ञानिकों द्वारा खोज हो रही थी, उसके स्ट्रक्चर को जब देखा जा रहा था, तो इसमें देखा गया कि जिस तरीके से हमारे जो सूर्य के बाहरी आवरण में जो स्पाइक्स निकले हुए हैं, उसका स्ट्रक्चर कहीं न कहीं सूर्य के बाहरी आवरण से मिलता जुलता था, इसीलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। अच्छा, ये सूर्य पर लगातार ऊर्जा का जो है चेन रिएक्शन चलता रहता है, इसको क्या कहते हैं? यस सर। कौन सा प्रोसेस है? सर नाभिकीय संलयन। अच्छा, नाभिकीय संलयन। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये टाइम जोन बड़ा चर्चा में है आजकल। ये टाइम जोन क्या होता है बेटा? सर टाइम जोन होता है कि हमारे मतलब जहाँ तक हमें पता है और बताया जाता है कि प्रत्येक 1 डिग्री के देशांतर बढ़ने पे 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है, और किसी भी देश का देशांतरी विस्तार काफी बड़ा होता है। अगर हम टाइम जोन अगर फिक्स ना हो सर हमारे, तो एक जगह से और दूसरे जगह के टाइम में बहुत ज्यादा का अंतर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है लगभग एग्जैक्टली टाइम नहीं लेकिन लगभग 2 घंटे का आसपास का अंतर पड़ सकता था। इसीलिए सर लंदन के ग्रीनविच को एक जीएमटी को माना गया है और उसके आधार पर पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। फ्रांस ने तो सबसे ज्यादा टाइम जोन, और फ्रांस और रूस ने तो बहुत ज्यादा टाइम जोन बना रखे हैं। यस सर। भारत सर तो रूस का जो है देशांतरी, यस सर। हाँ, भारत में भी अभी 4 टाइम जोन बनाने की बात की है। ये 4 टाइम जोन किधर कैसे बनेगा, कैसे विभक्त होना? सर एक तो टाइम जोन हमारे पास जो है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है, और एक को जो बातचीत चला रहा है दूसरा टाइम जोन के रूप में बोला गया है कि थोड़ा सा इसको नॉर्थ ईस्ट के रीजन से मतलब कि क्रॉस कराया जाएगा। और ये 4 जोन के बारे में शायद मुझे याद नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। जरूरत क्यों पड़ रही है? जरूरत पड़ रही है कि सर अभी जो होता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को टाइमिंग को देखा जाए तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर पड़ जा रहा है, और टाइम जोन में अंतर होने का कारण ये भी बताया जा रहा है सर कि कहीं ना कहीं जो हमारा दैनिक अवधि होती है और जो कार्य की अवधि होती है उसमें थोड़ा ज्यादा अंतर पड़ जाता है। इससे एक्स्ट्रा बिजली आपूर्ति करनी पड़ती है। अगर टाइम जोन को फिक्स कर दिया जाए सर, तो हो सकता है कि जो बिजली की आपूर्ति उसमें भी कमी आ सकती है, क्योंकि अब अभी मान लेते हैं कि अगर 5 बजे छुट्टी हो रही है तो टाइम जोन अगर तो उससे थोड़ा पहले होगा तो आधा घंटा या फिर जो 45 मिनट का बचाव होगा उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा की बचत होगी। ये उड़ान योजना इस क्या है कंटेक्स्ट में सरकार? सर उड़ान योजना जो है इसका तो एक फुल फॉर्म है सर पूरे देश के आम नागरिक, और इसका यही अर्थ है कि हमें देश के जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं उनको भी क्या हवाई सफर में शामिल करना है, यही मुख्य रूप से उड़ान योजना है। अच्छा, और इसके तहत यस सर। हाँ बोलो 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 बोलो। सर एक सर और चीज बताना चाहिए, उड़ान योजना के तहत अभी हाल ही में दरभंगा में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, और दरभंगा के साथ साथ 1-2 और क्षेत्र में मतलब कि मुझे याद नहीं, आज ही न्यूज में था कि यहाँ पे करने की बात की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में कितना एयरपोर्ट बनाने की बात की गई? हवाई पट्टी सॉरी सर याद इस योजना के तहत 2-3 दिन पहले ही निकला था। सर याद नहीं। कोई बात नहीं। सिस्मिक जोन क्या होता है बेटा? सर भूकंप से प्रभावित क्षेत्र को मतलब आकलन करने के लिए कि किस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता कितनी है, उसके आधार पे भूकंप जोन को सिस्मिक जोन के आधार पे बांटा गया है पूरे देश को। भारत में कितने भारत में जो क्षेत्र हैं उसको कितने सिस्मिक जोन में बांटा गया है? हाँ तो भारत के टोटल क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है सर, भूकंप जोन 2, 3, 4 एंड 5। 1 था तो उसको अब हटा दिया गया है सर। अच्छा, तो ये हम लोग बिहार किस में आता है, किस सिस्मिक जोन में आता है? सर बिहार जो आता है वो मतलब भूकंप जोन अति उच्च क्षमता वाले यानी कि 5 में आता है सर, यानी 5 में ही आता है सर। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जो सूर्य से हमारे जो किरण आती हैं उस किरण का जब उसका रेडिएशन होता है बाहरी किरण में, तो एक मतलब किसी कारण से वायुमंडल के दबाव के कारण या वायुमंडल में धूल का डस्ट बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि वो जितनी मात्रा आती है
उतनी मात्रा वापस नहीं जा पाती है, रेडिएशन नहीं हो पाता, इस वजह से हमारे यहाँ ज्यादा तापमान में वृद्धि होने लगती है, किसी को ग्रीन हाउस कहा जाता है। ये जल जीवन हरियाली मिशन बड़ी चर्चा में रह रही, ये क्या है बिहार के जल Yes, sir. जीवन हरियाली? सर, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो मुख्यतः इसमें है पर्यावरण को संरक्षण दिया जाना है, और इसके तहत सर वृक्षारोपण को बड़े पैमाने पे लागू करना है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। और हमारा जो लक्ष्य है, इस बार का लक्ष्य था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कि 2.51 करोड़ 9 अगस्त को जो बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इस पर 2.51 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य था, जिसके उपलक्ष्य में 3 लगभग 3.5 करोड़ के आसपास वृक्षारोपण हुआ है। और इसके तहत हमारा लक्ष्य है 17% आवरण पाने का सर। ये राज्य में बिहार सरकार की उपलब्धि को आपने माननीय प्रधानमंत्री की उपलब्धि बता दी। ये सॉरी सर, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री ने बनाया और इसको तय किया, इसको आपने Yes, sir. इसने आपने प्रधानमंत्री की उपलब्धि बता दी। सॉरी सर, वो प्रधानमंत्री बोला के, सॉरी सर। अच्छा, क्रिकेट जो है आपकी हॉबी है, तो Yes, sir. आपकी हॉबी प्रशासन में किस प्रकार सहयोगी हो सकती है? सर, मैं क्रिकेट जब खेलता था, मेरा स्पेशली जो दायित्व होता था वो कैप्टन के रूप में होता था, और एज ए कैप्टन मुझे पूरे टीम का प्रबंधन देखना रहता था। मैच के दौरान किस तरीके से लीडरशिप करना था, मैच के दौरान हमें कैसे बल्लेबाजी करना, टीम का कैसे नेतृत्व करना है, और इस दौरान मुझे जो पूरे खेल के दौरान जो प्रेशर झेलने का अनुभव है, ये शायद मुझे लगता है कि प्रशासन मुझे बहुत ज्यादा योगदान करेगा, क्योंकि प्रशासन में आने के बावजूद भी मुझे कहीं न कहीं इन सारी चुनौतियों का सामना देखने को मिल सकता है, और एज ए क्रिकेटर मुझे लग रहा है कि मैं उस चीज को बेहतर कर पाऊंगा। क्या क्या खेलते थे आप? खेलने में क्या आप बैटिंग करते, बॉलिंग करते थे, क्या करते थे? सर, बैटिंग तो मेरा फेवरेट था, बट बॉलिंग भी कर लिया करता था। अच्छा, कभी कल जरूरत पड़ा तो। एक गेंद होती है नकल बॉल, ये नकल बॉल क्या होती है? यस सर, नकल बॉल जो गेंद को हवा में ही स्विंग करा दिया जाता है, तो उसे नकल बॉल के रूप में देखा जाता है सर। क्यों? हवा में तो स्विंग आउट स्विंग भी करती है, इन स्विंग भी करती है, ये नकल बॉल क्या होता है? नहीं तो इसको एग्जैक्टली इसको बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, ये दूसरा गेंद हमेशा आता है, दूसरा फेंकते हैं, हरभजन सिंह हमेशा दूसरा गेंद फेंकते हैं बॉल, ये दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा गेंद, दूसरा, आप कभी कमेंट्री सुनेंगे तो कहेंगे ये गेंद दूसरा था, दूसरा फेंका इन्होंने, ये दूसरा क्या कहलाता है? सॉरी सर, नहीं पता। चाइना मैन किसको कहते हैं? सॉरी सर। बैट जो बनती है, उस बैट कौन से लकड़ी की बनती है? बैट जो मुख्यतः भारत में जो बनाया जाता है, सरपत बिलो या कश्मीर में जो लकड़ी पाया जाता है, उसी से बनाया जाता है। अच्छा, बिलो से बनाया जाए। और देखिए जो पिच की लंबाई कितनी होती है? सर, क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर यानी 22 गज होती है। अच्छा, कलकत्ता का जो ईडन गार्डन है और जो लॉर्ड्स का मैदान है, दोनों के मैदान में क्या अंतर है? सर, कलकत्ता का ईडन गार्डन है जो इंडिया का एक महत्वपूर्ण है, स्टेडियम्स में एक है, और जो लॉर्ड्स के मैदान है इंग्लैंड का, उसे तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है सर। और इसके बाद में बेसिक्स डिफरेंस पता नहीं सर। अच्छा, ये साउथ के जो पिच होते हैं वो स्पिनर के लिए ज़्यादा कारगर होते हैं बनिस्बत की फास्ट बॉलर की, इसके क्या कारण है? सॉरी सर। ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं आप? यस सर। मिट्टी का ही कमाल है। यस सर। कैसे बनती है ये पिच, कैसे बनती है पता है आपको? पिच के क्यूरेटर जो होते हैं, नहीं सर, सॉरी। क्यूरेटर जो होते हैं पिच का निर्माण करते हैं,
ये सर नहीं पता। नहीं पता कि ये जो विकेट की ऊंचाई होती है कितनी होती है? हाँ, विकेट की ऊंचाई सर 71 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, आजकल ये विकेट में माइक्रोफोन और कैमरा लगा होता है, यस सर। इस तकनीक को क्या कहते हैं? सॉरी सर। अभी क्रिकेट में आईसीसी ने एक नया नियम जोड़ा, वो क्या नियम क्या है? हाँ सर, ये सिक्योर बबल करके एक नया नियम जोड़ा गया है, जिससे कोरोना वायरस से जो खिलाड़ी है उनको सुरक्षित रखने का, कि इसके बाहर कोई नहीं जा सकता है और सभी खिलाड़ियों को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसका फाइनल मैच, वो किसी तकनीक की वजह से ही उनको विजय की प्राप्ति हुई। कौन जीता था ये मैच? यस सर। वर्ल्ड हाँ कप? सर, इसे इंग्लैंड ने जीता था। तो किस आधार पर मिली इनको? सर ये तो एक तो सुपर ओवर था और दूसरा जो था वो डकवर्थ लुईस नियम था, जिसके आधार पे बाउंड्री के आधार पे इंग्लैंड को जीत दे दिया गया था। डकवर्थ लुईस क्या होता है? सर डकवर्थ लुईस तो ये था कि अगर मैच के मतलब अगर मैच हो रहा है, अगर किसी कारण बस प्राकृतिक कारण जैसे बारिश हो जाए तो मैच कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर मैच कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए कुछ ऐसा रूल बनाया गया कि जिसके आधार पे मैच को एक फाइनल रिजल्ट दिया जा सके। तो इंग्लैंड के दो सांख्यिकीविद थे, एक है फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस। ये दोनों ने मिलकर एक कंसेप्ट के आधार पर डकवर्थ लुईस का नियम बताया और इसके आधार पे ये बताया जाता है कि अगर मैच जितना बच गया है तो सीमित ओवर में एक नए लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है, उस नए लक्ष्य को फिर प्राप्त किया जाता है। आज पेपर पढ़ते हैं आप? यस सर। कौन सा पेपर पढ़ते हैं? सर दैनिक जागरण। दैनिक जागरण के मुख्य संपादक कौन है? सॉरी सर, नहीं पता। कल का पेपर पढ़ा था या आज पेपर पढ़ा है आपने? हाँ, आज का पढ़ा है सर, कल का भी पढ़ा था। आज का मुख्य जो 3 समाचार बताइए। सर आज का तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे केशवानंद भारती जी जो थे माननीय, जिनके लिए केशवानंद भारती वाद जो 1973 में वाद आया था, उनकी मृत्यु हो गई है। अच्छा, ये केशवानंद और भारती, एक ये केशवानंद भारती केस था क्या? सॉरी सर, फिर से बोलिए। केशवानंद भारती केस क्या था? केशवानंद भारती केस। हाँ सर, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि केशवानंद भारती वाद को जलाया गया था, इसमें 2 आधार पे लाया गया था। एक तो था कि 24th संविधान अमेंडमेंट हुआ था, उसके रिव्यू के लिए था, और जो एक भूमि सुधार आंदोलन जो लाया गया था, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून था, उसकी भी ये संवैधानिकता की जांच के लिए था। और सर इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगा कि 1967 में एक गोलकनाथ मामला आया था। गोलकनाथ मामला जो आया था, इसमें ये बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया था पंजाब राज्य के वर्सेस में, कि संसद को जो है अधिकार है कि फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। इसी के अगेंस्ट में संसद जो है वो अनुच्छेद 13(4) को जोड़ा और इसमें ये बताया गया कि अनुच्छेद 13(1), 13(2) और 13(3) में जो भी बातें हैं वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय नहीं मानी जाएंगी। अब इसी को जुडिशियल रिव्यू करने के लिए सर ही मतलब कि जो है वो लाया गया था हमारा केशवानंद भारती वाद, जिसके लिए मैंने बताया कि 2 कॉन्टेक्स्ट था, 24th अमेंडमेंट्स और जो है भूमि सुधार। तो इस बात में केशवानंद भारती वाद में सर हमारे जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद जो 24वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो वैलिड है। और इसी वाद के तहत सबसे पहले जो है पहली बार माना गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, और संविधान का अंग है तो इसमें प्रस्तावना में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये बात थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें था जो कि हमारे ये केशवानंद भारती केस क्या था? सर केस यही था ना कि 24वां संविधान संशोधन के जो था उसको वैधानिकता की जांच करना था, और जो भूमि सुधार मामला में जो केरल सरकार जो लाया था उसकी जांच करना था। मूल तो केशवानंद भारती क्यों चर्चा में आया कि केस था क्या?
केस तो यही था, सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि सर भूमि सुधार मामला था, उसकी वैधानिकता की जांच और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिकता, ये दोनों की जांच थी। केशवानंद भारती तो एक मठ के मठाधीश थे, तो इनको क्या हाँ, मठ के माध्यम। तो इनको क्या मतलब था इससे? सर जो भूमि सुधार केरल सरकार द्वारा जो लाया गया था उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था, और 9वीं अनुसूची में उस दौरान ये था कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को जोड़ दिया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा। तो फिर उन्होंने इसके अगेंस्ट में ही मतलब कि फाइल पिटीशन दायर किया था। क्यों बेटा, यही तो पूछना चाहता हूँ कि वो मठाधीश को क्या मतलब था इससे? सर एग्जैक्टली नहीं पता। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? सर मेरा पोस्ट प्रेफरेंस में से बिहार प्रशासनिक सेवा। अच्छा, तो क्यों आना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन में? सर तो मतलब कि सबसे पहला तो मेरा ये है कि ये मेरा पसंद का क्षेत्र है, और जहाँ तक मेरा मानना है और मैंने जहाँ तक देखा है कि लोग वही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उस काम को ज़्यादा दिल से करते हैं जो उनके पसंद का क्षेत्र हो, और मेरा अपना पसंद का क्षेत्र है, तो शायद लगता है मैं इस क्षेत्र में आकर बहुत अच्छा कर पाऊंगा अपने लिए, अपने राज्य के लिए और समाज के लिए। दूसरा है सर कि इस क्षेत्र में जो हाँ बोलो बोलो। यस सर, बोलो बोलो बोलो। दूसरा है कि इस क्षेत्र में मैं मतलब कि सर एक तो है कि कोई भी जॉब ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें एक वित्तीय स्थिरता भी होनी चाहिए, तो इस जॉब में आने के बाद मुझे सर अपनी वित्तीय स्थिरता को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी कि मेरा एक बेहतर जीवन यापन हो सकेगा। यानी और बहुत सर पैसा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत पैसा और रुतबा कमाना चाहते हो? सर इसका ऐसा नहीं है, मतलब कि क्योंकि ये कहावत भी है ना सर कि मतलब हमें साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साईं ना भूखा जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में तो पैसा के अलावा जो अन्य सुख सुविधाएं मिलती है वो अपने आप में मोटिवेशन होता है जो मुझे कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करते रहेगा। अच्छा, तो ये किसकी दोहा आपने बताई अभी? किसकी दोहा थी ये? शायद कबीर मतलब थे शायद। अच्छा अच्छा, कबीर के बारे में जानते हो? इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया था बट अभी ध्यान नहीं सर। मतलब एक तो एक कवि थे मतलब कि, और इतना सॉरी सर। अच्छा इसके बाद अच्छा, और बताओ, आज के खबरों में एक तो तुमने बताया ही है, दूसरी महत्वपूर्ण खबर? दूसरा न्यूज तो यही था सर कि ये बोला गया उड़ान योजना के तहत सर बताया गया कि दरभंगा और एक दो और क्षेत्र नाम ध्यान नहीं आ रहा अच्छा, कि मतलब विस्तार किया जाएगा। आज जो पेपर जैसे ही मैंने हाथ में पकड़ा तो एक मुझे यस सर, और एक जो मेरी पृष्ठ पर मैंने भी देखा तो लिखा था संवाद निश्चय। ये संवाद निश्चय क्या? यस सर। निश्चय संवाद निश्चय क्या? यस सर, मतलब कि हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो वर्चुअल रैली के माध्यम से निश्चय संवाद के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। ये इसी का कार्यक्रम का नाम ही निश्चय संवाद दिया गया है। अच्छा, वर्चुअल रैली। यस सर। ये वर्चुअल रैली से जनता के कष्टों को समझा जा सकता है, संवाद किया जा सकता है। बिहार में इतना एजुकेशन सिस्टम और बिहार में इतना आप मानते हो इसकी हमारे यहाँ वर्चुअल रैली जो है सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि कनेक्टिविटी का तमाम चीज़ों का बहुत दिक्कत है। तो क्या ये वर्चुअल रैली से हमारी जनता का कष्ट मुख्यमंत्री अपनी बातों को क्या जनता के समक्ष रखने में सक्षम हो पाएंगे? सर अगर देखा जाए तो ये मतलब एक रूल है कि वर्तमान कंटेक्स्ट को अगर ध्यान में देखा जाए तो महामारी का दौर है और अभी एक कोरोना महामारी से बचने के लिए बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम भीड़ भाड़ इलाके में जाने करें। तो ये बताया जा रहा है कि सर जब भी चुनौती आती है, कैसा भी समय आता है, तो आपदा को अवसर में तब्दील किया जाए। तो वर्तमान कंटेक्स्ट को अगर ध्यान में रखा जाए तो वर्चुअल रैली जो है ये मतलब कि हमारे वर्तमान कंटेक्स्ट में जनता के हित के लिए लाया गया है, लेकिन इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक मतलब रूप में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए सर। और ऐसे तो मतलब कि जहाँ तक हमारे देश में बताया जाए टेक्नोलॉजी का तो प्रॉब्लम्स भी है सर, क्योंकि नेटवर्क्स में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी है। तो इन सबको देखते हुए इसको बेहतर किया जा सकता है, लेकिन वैकल्पिक रूप में इसका प्रयोग किया जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है इससे सर।
कोविड-19 का जो आप पोजीशन देख रहे हो, ग्राफ जो है वो इतना Yes, तेज़ी sir. से आगे बढ़ रहा है। इंडिया में मुझे लगता है कि वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे पहले नंबर पे अब स्थिति ये हो रही है लगातार आगे। तो Yes, sir. इस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए आपको नहीं लगता है कि चुनाव को टाल देना चाहिए था? सर मतलब कि चुनाव को टालने की बात तो अलग चीज है सर, क्योंकि हमें लग रहा है जहां तक कि इस वर्तमान दौर में, पहले तो हमारे पास था, जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास था, तो देश में आधारभूत सुविधा की सुविधाएं उपलब्ध थी, न मास्क थे, न पीपी किट थे, न हॉस्पिटल्स में इतनी सुख सुविधाएं थे। लेकिन वर्तमान समय में हमारे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने इस दिशा में बहुत ज्यादा मतलब कि कार्य किए हैं, और इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो आज हम आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं सर। और देखा जा रहा है कम्युनिटी स्प्रेडिंग के दौर में हम लोग चल रहे हैं, और Yes, sir. गांव में स्प्रेडिंग बहुत तेजी से अब फैल रही है। यस और सर। आपकी जो है स्वास्थ्य का पोजीशन से आप जानते हो कि बिहार में पूरे स्थिति कैसी है, वैसी दशा Yes, में अभी इलेक्शन कराना किसी भी व्यक्ति के आर्टिकल 21 का हनन करना है। आपको नहीं लगता है कि राज्य इसी ओर अग्रसर है? सर मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्शन कराने से पहले तो सरकार बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस भी दे रही है कि इलेक्शन बूथ पे हमें क्या करना होगा, इलेक्शन के दौरान हमें क्या सावधानी बरतनी है। जैसे इलेक्शन के दौरान उन्हें ये बताया कि मतलब चुनाव प्रचार की हमें लिए कैसे करना है, फिर जो है अगर बूथ पे अगर कोई दिया जा रहा है तो उन्हें पहले उनकी पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके टेम्परेचर को जांच किया जाएगा, उन्हें ग्लव्स दिया जाएगा, और ये सारे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, और जिनमें किसी का लक्षण भी है सर तो उन्हें व्हील चेयर दिया जाएगा, उनको वेट कराया जाएगा, फिर उनकी बारी आएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे कंटेक्स्ट के अनुसार अगर इलेक्शन किया जा रहा है तो निर्वाचन आयोग और साथ साथ राज्य सरकार जो इस दिशा में बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है सर। तो आर्टिकल 21 का तो ये नहीं है। चुनाव में आचार संहिता लगती है। यस सर। कौन लगाता है ये आचार संहिता? सर इसे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लगाया जाता है। तो जैसे ही ये निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लग जाती है तो क्या होता है? ये आचार संहिता क्या प्रतिबंध लग जाते हैं? सर ये है कि ये चुनाव के जब घोषणा हो जाता है डेट, उससे उस दौरान लग जाता है, और चुनाव होने के बाद तक लागू रहता है। और इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल जो है किसी प्रकार की नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकते, नए निर्माण कार्य को बढ़ावा नहीं कर सकती है, योजनाओं के तहत नई घोषणाएं नहीं कर सकती, ये सारी बातें। और आप अगर बिहार प्रशासनिक सेवा में हो, अगर आप एसडीएम होते तब आप पर क्या प्रतिबंध होता? सर अगर मैं इसमें होता तो इस दौरान जो मतलब नई योजनाएं तो लागू नहीं होती, लेकिन जो योजनाएं लागू हो चुकी है उसका बेहतर ढंग से मैं क्रियान्वयन करता, और इस दौरान जो निर्वाचन आयोग का राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस होती है मैं उसे फॉलो करता। आपके ऊपर क्या प्रतिबंध होता? केवल आप योजनाएं बता रहे हो सरकार वाली। सॉरी सर ये पता नहीं मेरे ऊपर क्या प्रतिबंध होता है, इसका कोई आइडिया नहीं। आप चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं, फिर आप राज्य सरकार के अधीन नहीं रहते हैं। जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक आप चुनाव आयोग के अधीन रहते हैं। आपके ट्रांसफर, पोस्टिंग और तमाम जितनी बातें सब स्थगित रहती है। बिना चुनाव आयोग के कॉन्सेंट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है? यस सर। चलिए अब एक और सर जुड़ गए हैं, वो आपसे बात करेंगे। सर पूछे। पहले तो आप मुझे बताएं कि एल नीनो इफेक्ट और ला नीना इफेक्ट क्या है ये, और क्या अंतर है इसमें? सॉरी सर आपकी आवाज नहीं है। मैं बोला था कि एल नीनो प्रभाव और ला नीना प्रभाव क्या है, ये दोनों में क्या अंतर है? सर एल नीनो प्रभाव में ऐसा देखा जा रहा है, सामान्यतः बताया जाए कि जब एल नीनो आता है सामान्यतः वर्षा में वृद्धि हो जाती है इस दौरान, और ला नीनो में थोड़ा सा सूखा होने की संभावना रहती है। नहीं, आप उल्टा बता रहे हैं। ला नीना में ज्यादा आ जाती है ये, सॉरी और एल नीनो में, तो आपने तो बिल्कुल उल्टा बताया है ये। सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। आप मुझे अगर ये बताएं कि गंगा का बिहार में कितने किलोमीटर का प्रवाह है? गंगा का बिहार में
कितने किलोमीटर गंगा बिहार में बहती है? सर 345 किलोमीटर के आसपास है। 345? मतलब एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है सर। आप मुझे बताएं टाल क्षेत्र क्या है? टाल क्षेत्र सर ये जो गंगा नदी है इसके जो मतलब कि हमारे पटना से लेकर भागलपुर के मतलब मध्य जो क्षेत्र है उसी को टाल क्षेत्र कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र। किनारे उसका क्या महत्व है? टाल क्षेत्र में क्या महत्व है? टाल क्षेत्र में यहाँ पे सर हमेशा होता है कि ये पानी का जमाव रहता है सर, तो इस दौरान जो हो सकता है धान की खेती हो सकती है, ये सारी खेती बड़े पैमाने पे किया जा सकता है सर। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हाल के दिनों में बिहार में जो है मतलब देखा गया है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दिया गया। यस सर। तो है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सर कि हमारे जो मतलब कच्चे उत्पाद की प्राप्ति होती है यहाँ पे इसका प्रसंस्करण किया जाता है, उनका भी निर्माण किया जाता है और फिर इनका प्यूरिफिकेशन करके सर हम क्या करते हैं इसको मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सर, और इनकी जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि की जाती है। बिहार में कहाँ है और क्या क्या प्रसंस्करण किए जाते हैं? बिहार में जैसे एक तो मखाना प्रसंस्करण उद्योग। अच्छा सॉरी सर। हाँ बताया। सर ये कौन कौन है कहाँ पे उतना याद नहीं है सर, सॉरी। अच्छा मुजफ्फरपुर में लीची। खाद्य प्रसंस्करण से मुझे भी एक प्रश्न है। खाद्य प्रसंस्करण में आज के पेपर में मधुमक्खी पालन और उसके शहद के उत्पादन प्रसंस्करण पे एक बिहार सरकार के पूरे गाइडलाइंस जारी हुए हैं, इसके संबंध में आप कुछ बता सकते हैं? सॉरी सर मैंने मतलब ये आर्टिकल्स नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं। क्या सर क्लाइमेटिक जोन? एग्रो क्लाइमेटिक जोन। यस सर, एग्रो क्लाइमेटिक जोन तो बिहार को एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3 जोन में बांटा गया है। कौन सा है? जोन 1, जोन 2 और जोन 3 को ए और बी करके बांटा गया है सर। जोन 1 में कौन से हैं? क्या है? जोन 3 में? जोन 1 में सर स्पेशली उत्तर बिहार के जो क्षेत्र है उसे मतलब उसको रखा गया है सर। और जैसे इसमें आ जाएगा हमारा पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सारी चीजें हैं सर। आप मुझे बता दी बाढ़ से प्रभावित बिहार के कितने जिले हैं और उसका नाम आप मुझे जरा बताएं। बाढ़ से प्रभावित जिले में बिहार के जो उत्तर भारत के अधिकांश जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, ये सारी चीजें। टोटल कितने? किशनगंज है कि नहीं? किशनगंज भी है, कटिहार भी है सर, लेकिन तो टोटल 38 जिले में से 28 जिले जो हैं बाढ़ से प्रभावित हैं सर। अच्छा आप मुझे ये बता दें कि ज्योग्राफी में जो है एक टर्म आता है, आप देखते होंगे कि बिहार में के संदर्भ में ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बिहार को कितने उसमें बांटा गया है? बिहार को कितने कैटेगरी में बांटा गया है? सॉरी सर मतलब आवाज क्लियर है, किस कॉन्टेक्स्ट में? ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से बिहार को कितने पार्ट में बांटा गया है? हाँ सर, ज्योग्राफी की दृष्टि से बिहार को 2 भागों में बांटा गया है और इसके मध्य से गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी के उत्तरी क्षेत्र को उत्तर बिहार का क्षेत्र और दक्षिण वाले पार्ट को दक्षिणी बिहार के नाम से जाना जाता है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है ये? ये तो गया से निकलती है और निकलती है सर पुनपुन नदी। फल्गु है, मैं पूछा आपसे फल्गु कहाँ से? पुनपुन का नहीं पता, सॉरी। आप मुझे ये बताएं कि
केन बेतवा जो इंटरलिंकिंग रिवर वाटर प्रोजेक्ट था, बिहार में कौन सी की नदियों को जोड़ा जा रहा है? इसका कौन सा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है? सर बिहार में कोसी मेची लिंक परियोजना को चलाया गया है। कोसी तो नदी है और मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है सर। अच्छा, कब ये शुरू हुआ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का पता नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, और आप मुझे ये बता दें गंगेटिक डॉल्फिन क्या है ये? गंगेटिक डॉल्फिन? हाँ सर ये गंगेटिक डॉल्फिन जो है गंगा में मतलब स्पेशली पाई जाती है। हमारे मतलब गंगा की नदी और विशेष सतलज नदी में भी मिलती है, लेकिन ये गंगा में मुख्यतः बिहार में अधिकांश क्षेत्र में है। गंगा नदी में इसकी सबसे ज्यादा संख्या है। और इसमें ये बताया गया कि जहाँ पे डॉल्फिन होती है सर, इसमें उसके स्वच्छता की जल की स्वच्छता की जानकारी मिलती है। और हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, उसी के तर्ज पे हमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी चलाया जाएगा। और इन्होंने बताया डॉल्फिन के कुछ महत्व को बढ़ाया, इससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा, साथ में ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिल सकता है सर। और डॉल्फिन जो है इसको सर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। और IUCN जो है इसे 1996 में गंभीर लुप्तप्राय में शामिल किया है सर। और इसे देखा जाए तो सर बिहार में है 1991 में सर कहलगांव से लेकर कहीं भागलपुर तक सर एक है गंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और सर भारत का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो पटना में स्थापित किया गया है सर। पटना में या भागलपुर? सर मतलब मुझे तो पटना ही मतलब अभी तक पता है, मैंने जहाँ तक पढ़ा, हो सकता है मुझे कल कंफ्यूजन हो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बिहार में मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है? सर बिहार में अनेक प्रकार की मिट्टी, जिसमें जलोढ़ मिट्टी है, उत्तरी कछाड़ी मिट्टी है, टाल मिट्टी है, केरल कैवाल मिट्टी है और बलुई मिट्टी है। सबसे बिहार के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा सर जलोढ़ मिट्टी की है सर, जो कि उत्तरी बिहार में पाई जाती है सर। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिएंट की कमी पाई जाती है? सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बता दें कि PPM जो कहा जाता है कि जैसे कि इसका PPM ये है, PPM क्या है ये? यस सर, पार्टिकल पर मॉलिक्यूलेट करके होता है कि उसमें कितना पार्टिकल है एक अणु में, उसका पार्टिकल पर मॉलिक्यूलेट ऐसे। और पार्टिकल मिलीलीटर है। यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं। आप मुझे बता दें N95 मास्क कहते हैं, क्या है ये? सर N95 मास्क, इसमें ये बताया गया कि 95% जो है वायरस से हमारी सुरक्षा कर सकती है। वायरस से, बैक्टीरिया से? सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया दोनों से 95% तक की हमारी रक्षा कर सकती है। सिर्फ वायरस बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ या और कौन कौन से मतलब? सर सभी है, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ ये सारी चीजें से 95% तक कर सकती है। और N95 को तो सर अभी गाइडलाइंस पे आते हैं कि इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है। इसमें बताया कि हम लोग। यस सर जी। सैनिटाइजर का कंपोजिशन आपको पता है कि सैनिटाइजर क्या क्या मिलके वो बनता है? जो अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैंड सैनिटाइजर, उसमें किस चीज का मिक्सचर है? नहीं पता सर, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप बस मुझे ये बताएं कि बिहार के संदर्भ में बिहार में कितने ब्लॉक्स हैं? हाँ, बिहार में सर 534 ब्लॉक्स है, 534। अच्छा, और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? एक याद नहीं है सर, सॉरी। एक 103 है शायद, मे बी। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है। सॉरी, ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, समाप्त हो रहा है इनका समय।
चलिए आपका साक्षात्कार समाप्त होता है।